Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear friends, this is lecture number 10 of ecology. We have been discussing the relationships, and we have started in ecology because again I am saying in ecology we have to study the relationships. हमें इकोलॉजी में क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप की स्टडी करनी है. तो पहले लेक्चर्स में जो 10th लेक्चर है, अगर आप 9th लेक्चर तक देखोगे वहाँ तक हमने क्या पढ़ा होगा. 8th लेक्चर तक हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म की क्या रिलेशनशिप होती है एबायोटिक फैक्टर से. क्योंकि सीधी सी बात है, जो एक ऑर्गेनिज्म की रिलेशन है इसकी सराउंडिंग्स में किसके साथ होगी, या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इसकी रिलेशन है, चाहे इसके साथ टेम्परेचर हो, लाइट हो, वाटर हो, सॉइल हो. एक ऑर्गेनिज्म के साथ इनके साथ क्या रिलेशन है, हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म की रिलेशन एबायोटिक फैक्टर के साथ. यानी कि एबायोटिक फैक्टर का क्या रोल है एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर. और दूसरी रिलेशन हमारी हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की दो रिलेशनशिप हो सकती है. एक नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट्स कॉल्ड द एबायोटिक फैक्टर. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या रिलेशन है लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट्स कॉल्ड द बायोटिक फैक्टर. ये जो बायोटिक फैक्टर के साथ इसकी रिलेशनशिप है, इसको हम इंटरेक्शन के जरिए से पढ़ते हैं. इंटरेक्शंस यानी कि लिविंग इंटरेक्शंस. तो उसमें हमने इससे पहले जो 9th लेक्चर आपने जो मैंने पढ़ाया है, जो आपने देखा है 9th लेक्चर देखा होगा आपने, तो उसमें हमने पढ़ी थी कल पॉजिटिव इंटरेक्शंस. यानी कि पॉजिटिव मीन्स बेनिफिट, नेगेटिव मीन्स हार्म. यानी कि हमने देखा ये जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हमने देखा कि फॉर एग्जांपल दिस इज ए ऑर्गेनिज्म, दिस इज बी इन इट्स एनवायरनमेंट, दिस इज द मेन ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट. और ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसकी क्या रिलेशनशिप है इसके साथ, ऐसे. तो सीधी सी बात है, कल हम जो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक रिलेशनशिप होती है कि ये ऑर्गेनिज्म इसको बेनिफिट आता है, मगर इसको बेनिफिट आता है, इसको न लॉस होता है न बेनिफिट होता है. तो प्लस इसको हम कोमेंसलिज्म कहते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट आए, एक को न वो हार्म हो जाए न वो बेनिफिटेड हो जाए. दूसरी रिलेशनशिप हमने पढ़ी प्लस, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म यानी कि जो ये ऑर्गेनिज्म है जिसके साथ जिस लिविंग कंपोनेंट के साथ इसकी इंट्रैक्शन है, इस रिलेशन में दोनों बेनिफिट हो जाए. जो भी हमने पढ़ा उसको हम कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन. क्यों? हमने कहा ये एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं बट इट इज नॉन ऑब्लिगेटरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरा हमने पढ़ा प्लस, ये वो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो जाए, तो मगर दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, जिसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं. तो तीन हमने पॉजिटिव पढ़ी, एक कोमेंसलिज्म, एक प्रोटो कोऑपरेशन, एक म्यूचुअलिज्म. मगर तीनों में आप देखोगे या तो प्लस होगा या तो जीरो होगा, नेगेटिव की गुंजाइश है ही नहीं. देखो अगर यहाँ जीरो है तब भी एक प्लस है, या दो प्लस या एक प्लस, इसलिए इस इंट्रैक्शन को पॉजिटिव इंट्रैक्शन कहते हैं. आज जो हम बेटा पढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप, उसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं. आज हमको पढ़नी है नेगेटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव इंट्रैक्शंस हम कहेंगे. नेगेटिव इंट्रैक्शंस, ओके. इस नेगेटिव इंट्रैक्शन में क्या आप देखोगे, नेगेटिव इंट्रैक्शन में आप देखोगे या प्लस माइनस होगा, या माइनस होगा, या माइनस जीरो होगा. माइनस डेफिनेटली होगा, प्लस भी होगा, मगर माइनस भी होगा इसमें, इसलिए इसको नेगेटिव इंट्रैक्शंस कहते हैं. नेगेटिव, ओके. तो माइनस का होना जरूरी है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंट्रैक्शंस. तो नेगेटिव इंट्रैक्शंस में हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं. ए अगर मैं लूंगा, अब टाइप्स है ना इसके नेगेटिव, जिस तरह हमने पढ़ा था पॉजिटिव में कौन कौन सा आता है, कोमेंसलिज्म आता है, प्रोटो कोऑपरेशन आता है और म्यूचुअलिज्म आता है. कोमेंसलिज्म में प्लस जीरो, प्रोटो कोऑपरेशन में प्लस नॉन ऑब्लिगेटरी, म्यूचुअलिज्म में प्लस ऑब्लिगेटरी. बस. तो जब मैं कहूंगा प्लस दैट मींस बोथ ऑर्गेनिज्म्स आर बेनिफिटेड. प्लस माइनस, one organism is benefited, one is harmed. Okay, plus zero, one is benefited and one is neither benefited nor harmed. जहां पे माइनस है, वो जिस ऑर्गेनिज्म के साथ माइनस है वो हार्म हो चुका है, जिस ऑर्गेनिज्म के साथ प्लस है वो बेनिफिट हो चुका है, जिसके साथ जीरो है वो neither benefited nor harmed. तो इसमें तो उसमें कोमेंसलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन, म्यूचुअलिज्म. अब इसमें क्या है, अच्छा इसमें है एमेंसलिज्म. क्या है इसमें है
एमेंसिलिज्म। इसमें क्या है, ये कौन सी रिलेशनशिप है बेटा, ये 0- है। क्या मतलब, वन इज हार्म्ड, अनदर इज नीदर बेनिफिटेड और हार्म्ड और लिटिल बिट बेनिफिटेड, दैट इज नेग्लिजिबल। अगर होगा भी बेनिफिट या ऑर्गेनिज्म मगर इतना नेग्लिजिबल कि हम इसको 0 लिखते हैं, तो 0- क्या हो गया, ये वो रिलेशनशिप है। एमेंसिलिज्म इज सच अ रिलेशनशिप, इट इज इंडिकेटेड बाय डिजिग्नेट में 0-, ये एंट्रेंस पॉइंट्स है। प्रोटो कोऑपरेशन ++ नॉन ऑब्लिगेटरी, म्यूचुअलिज्म ++ ऑब्लिगेटरी, कमेंसिलिज्म 0+। तो एमेंसिलिज्म इज अपोजिट टू कमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म 0+, एमेंसिलिज्म इज 0-। व्हाट डज इट मीन, वहां पे एंट्रेंस में आएगा एमेंसिलिज्म इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन। व्हाट इज द साइन देयर, 0-। What does it mean? It's a type of relationship in which one organism is completely harmed, minus, and another organism is neither harmed nor benefited, or it benefited very to a small extent which is negligible. Okay? इसके examples, अगर मैं कहूँगा example number 1 दे दो इसको, कोई examples इसकी, yes, इसकी examples है, इसकी examples है। कौन, एलिलोपैथी is the one example। मैं बताऊंगा ये क्या होता है, आप खुद पहचानो क्या एलिलोपैथी को हम एमेंसिलिज्म में शुमार कर सकते हैं। एलिलोपैथी एक ऐसा फिनोमिना है, एलिलोपैथी एक ऐसा फिनोमिना है, ये हेयर प्लांट्स के साथ हम यूजुअली रिलेट करते हैं, याद रखना इसको। ये हेयर प्लांट्स में हम देखते हैं, मैं भी एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे जुगलेंस, वॉलनट्स हम कहते हैं। हेयर प्लांट्स के साथ एलिलोपैथी हम रिलेट करते हैं इस एलिलोपैथी को। क्यों, क्योंकि हेयर प्लांट्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल वॉलनट्स, यू टेक एग्जांपल ऑफ वॉलनट्स, इट्स हेयर प्लांट, इट सेक्रेट्स जुगलेन। व्हाट इज, इफ आई विल आस्क यू, इफ इट सेक्रेट्स ए जिग्लोन, व्हाट डज इट मीन, जिग्लोन इज एन एलिलोकेमिकल, एक एलिलोकेमिकल है। कौन, जिग्लोन एक एलिलोकेमिकल है जो वॉलनट सेक्रीट करता है। इस जिग्लोन की वजह से वहां पे आप देखोगे वॉलनट के सामने इर्द गिर्द पोटैटो, टोमेटो, कैबेज ये ग्रो नहीं करेंगे। क्या मतलब, इसका मतलब है इसकी सेक्रेशन एलिलोकेमिकल, इसने एक एलिलोकेमिकल सेक्रीट किया, इस एलिलोकेमिकल ने इनको जीने नहीं दिया, तो ये क्या हो गए, माइनस। वॉलनट को कौन सा नफा आया, कोई, नो, 0। वॉलनट 0, वॉलनट ट्री क्या है, वॉलनट ट्री की क्या आया, 0, neither benefited nor harmed, but potato, tomato and cabbage are totally harmed, they are not grown in presence of this jiglone। this is called allilochemical and this process is called allelopathy। किन में है, हायर प्लांट्स में। समझ में आ गई बात, हायर प्लांट्स में एलिलोपैथी एक मैकेनिज्म होता है, एक फिनोमिना होता है। क्या होता है ये, कि हायर प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं। वॉलनट ट्री, इट प्रोड्यूसेस जिग्लोन, जिग्लोन इज एन एलिलोकेमिकल, it prevents the growth of potato, tomato and cabbage in its surroundings। What does it mean, they are completely harmed and it is neither benefited nor harmed। So can we say this process is called allelopathy, can we say allelopathy is an example for the emencelism? Yes, समझ में आ गई बात। एंथीमस कोटोला, दूसरा एग्जांपल क्या है, एंथीमस कोटोला। ये क्या करता है एंथीमस कोटोला, एंथीमस कोटोला भी एक एलिलोकेमिकल, सपोज एक्स, दिस इज एन एलिलोकेमिकल, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ ऑल प्लांट्स इन इट्स सराउंडिंग्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, you try to understand what I'm saying। Anthemus cotola is a species, it secretes allilochemical, which prevents the growth of all plants। What are all plants, harmed, completely harmed, minus। and Anthemus cotola neither benefited, 0 और little benefit, इनके न्यूट्रिएंट्स भी इसी को मिले, थोड़ी बहुत बेनिफिट। तो मगर यूजुअली क्या होता है, इसके रिटर्न में ये इसको कुछ नहीं कर पाता है। लॉस कब हम लिखते हैं, देखो इसके न्यूट्रिएंट्स भी इसने ही खाए, तो उसको हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम नेगेटिव तब लिखेंगे जब इसकी वजह से इसको कोई नुकसान होगा, इसकी वजह से इसको अगर कोई नुकसान होगा हम कहेंगे ये भी नेगेटिव है। ये खत्म हो गए, इसकी वजह से कोई नुकसान इसको नहीं हुआ तो 0, ये माइनस इज 0, एमेंसेलिज्म। सो वन मोर एग्जांपल, सो इट्स आल्सो एलिलोपैथी, ये एलिलोपैथी एक एग्जांपल है इसमें, इसको ध्यान से समझना।
एलोपैथी के एग्जाम्पल्स में समझ रहा हूँ। अब एलोपैथी बजात खुद एक प्रोसेस है जो एमेंसिलिज्म की एग्जाम्पल है। अब एलोपैथी में मैं स्पीशीज के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक, ये दो, समझ में आ रही बात। तीसरा स्मूथर क्रॉप्स, तीसरा क्या है, अगर मैं यहां पे लिखूंगा थर्ड स्मूथर क्रॉप्स, स्मूथर क्रॉप्स लाइक जैसे सनफ्लावर है, बार्ली है, स्मूथर क्रॉप्स लाइक सनफ्लावर, बार्ली, और भी कुछ है। ये क्या करते हैं बेटा, ये केमिकल को सेक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल को सेक्रीट करते हैं। उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ वीड्स प्रिवेंट होते हैं वहां उसके साथ साथ ग्रो करने से। दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स को वो इनहिबिट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वीड्स। समझ में आ गई बात। Smoother crops like sunflower and barley, they produce a chemical which prevents the growth of large number of weeds in its surroundings. तो इन देखो, इन तीन की वजह से, पोटैटो, टोमेटो, कबेज, इसकी वजह से, ऑल प्लांट्स इसकी वजह से, लार्ज नंबर ऑफ वीड्स इनकी वजह से नहीं चढ़े, तो इनको जीरो बेनिफिट हो गया। क्या इनको लॉस या बेनिफिट इनकी वजह से कुछ हो गया, कहोगे नहीं हो गया, लिटिल बिट, उसको हम नेग्लिजेंट कहते हैं। तो इनकी अगर देखेंगे इनकी और इनकी इंटरेक्शन है ना, इनकी इंटरेक्शन इनके साथ, बताओ इनकी और इनकी इंटरेक्शन जो आपस में है, बताओ इसमें क्या है आपको कि सर इनकी वजह से ये कंप्लीटली इनहिबिट हो गई, नहीं ग्रो कर पाए और इनको कोई बेनिफिट नहीं आया, तो इनको जीरो आएगा, इनको माइनस आएगा। यही मैंने कहा, जीरो माइनस रिलेशनशिप, दैट्स कॉल्ड एमेंसिलिज्म। व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एमेंसिलिज्म? बेस्ट एग्जांपल फॉर एमेंसिलिज्म इज एलिलोपैथी. What is allelopathy? Allelopathy is a process or is a mechanism in which it's usually applied to hair plants, in which one plant inhibits the growth of another plant. They are completely harmed, they are neither harmed nor benefited. Examples मैंने आपको समझाया, आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलो, ये एक एग्जाम्पल एलेलोपैथी की, इसको मैंने 3 स्पीशीज से, 3 प्लांट से आपको अंडरस्टैंड कराया। एलेलोपैथी भी एक एग्जाम्पल है इसकी। एमेंसिलिज्म, ये नेगेटिव इंटरेक्शन की पहली इंटरेक्शन हम पढ़ रहे हैं। दूसरी एक है एलोपैथी। अगर मैं दूसरा कहूंगा एंटीबायोसिस, कोई शक आपको कि सर वो क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग, बायोटिक एक ही बात है, लिविंग। दिस इज एंटी मीन्स अपोजिट। जो आप देखते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं तो कौन सा इंफेक्शन होता है जब हम बीमार पड़ते हैं? अगर हम देखेंगे, हम बीमार पड़ते हैं बैक्टीरियल इंफेक्शन से। कोई बैक्टीरिया, हमको हो गया बैक्टीरियल इंफेक्शन, फॉर एग्जांपल साल्मोनेला टाइफोसा या माइकोबैक्टीरियम या कोई भी बैक्टीरिया की स्पीशीज हो, फॉर एग्जांपल, वो हमारे अंदर चला गया। तो जब हमारे अंदर बैक्टीरिया चला गया तो हमें हो गया इन्फेक्शन। क्या हो गया? इन्फेक्शन। कोई भी, चाहे विब्रियो कॉलरा हो या कोई भी हो। तो जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया क्या है? ये जीवित है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हम एंटीबायोटिक खाते हैं, फॉर एग्जांपल हम खाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सेक्रीट करता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर चला गया, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मगर जब हम ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसने सेक्रीट किया स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस स्ट्रेप्टोमाइसिन जब हमारे अंदर चला गया तो इसने इस बैक्टीरिया को किल किया और हमारा इन्फेक्शन ठीक हो गया। हम इसको कहते हैं एंटीबायोटिक। हमने एंटीबायोटिक्स लिए। एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स मीन्स विच आर इनसाइड अस। बायोटिक्स, वी आर टेकिंग एंटीबायोटिक्स, वी आर टेकिंग सच अ ड्रग विच विल किल the bacteria inside, biotic inside, that's why we called it antibiotic. हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं। भाई एंटीबायोटिक क्या है? ये भी किसी बायोटिक की सेक्रेशन है। इसका मतलब है ना, अगर हमने फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं। अगर ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है फॉर एग्जांपल, हमने, हमारे अंदर एक बैक्टीरिया गया विब्रियो कॉलरा। जब हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस की सेक्रेशन है, जब हमने ये लिया इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, जब हमने खाया तो इसने विब्रियो कॉलरा को किल किया। इसका मतलब है ना, एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल किया। इसकी वजह से इसको अब बेनिफिट आ गया? कुछ नहीं, ये जीरो है।
इसको कुछ बेनिफिट नहीं है, मगर ये मर गया, 0 माइनस एमेंसिलिज्म, इजंट इट? So antibiotic reaction, that's why I wrote here antibiosis is one more process. Antibiosis is an interaction in, it is this was applied to higher plants. Higher plants means नहीं बड़े, large plants, higher group of plants. Or antibiosis is applied, it is applied to microorganisms. Microorganisms. ये किसको है? Microorganisms को. एलोपैथी इज अप्लाइड टू हायर प्लांट्स, जो मैंने दिए आपको एग्जांपल्स दिए मैंने, स्मोथर क्रॉप्स के, सो एंथेमस कटोला और वॉलनट के, वो आपको मैंने दिया एलोपैथी में। एंटीबायोसिस में आपको एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि बेटा ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है, ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिस मैंने कहा ये सेक्रीट करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको हम एंटीबायोटिक्स की सूरत में खाते हैं, और वो इसको किल करता है। इसका मतलब है एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल किया, यही के, क्योंकि 0 माइनस वही होता है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एलो नहीं करेगा ग्रो करने को, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी ऐसे हमने बहुत सारी जब आप पढ़ोगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम जो ड्रग्स खाते हैं वो भी एक्चुअली किसी की सेक्रेशन होती है, जैसे पेंसिलिन, पेंसिलम नोटाटम, वो भी एक एग्जांपल है। जब आप पेंसिलिन जो आप यूज़ करते हो ना, तो वो भी पेंसिलम नोटाटम की सेक्रेशन होती है, जिसको मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज को जो किल करता है। तो एक सेक्रेशन, एक ऑर्गेनिज्म की सेक्रेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करती है, तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए जानलेवक है। तो जानलेवक क्या है? ये माइनस इसकी वजह से, और इसके होने न होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0 हमें फायदा पहुंचता है, मगर इसको फायदा तो नहीं पहुंचता है। इसकी छुटकारे से, विब्रियो कॉलरा की छुटकारे से हम बेनिफिट होते हैं, मगर ये तो बेनिफिट नहीं होता है ना। इसलिए मैंने इसकी बात की, मैंने हमारी और इसकी बात नहीं की, मैंने इसकी और इसकी बात की। स्ट्रेप्टोमाइसिस 0, फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉल माइनस, तो 0 माइनस इज एमेंसिलिज्म, ये भी एक रिलेशन है, बट दिस रिलेशन इज अप्लाइड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थर्ड, ये क्या था? एलोपैथी। दूसरा क्या था? एंटीबायोसिस। तीसरा क्या है? ऑटोपैथी। अगर ऑटो आपको समझ में आएगा तो ऑटो हो गया खुद ही, ऑटो हो गया। ये भी है, इट इज ऑल्सो अप्लाइड टू प्लांट्स, बट व्हाट इज द डिफरेंस हियर इन एलोपैथी एंड ऑटोपैथी? इन एलोपैथी वन प्लांट inhibits the growth, controls the growth of another plant by secreting a chemical. समझ में आ गई बात? तो इसमें भी ऑटोपैथिक केमिकल निकलता है, जिस तरह यहां पे एलिलोकेमिकल निकलता है, इसमें भी ऑटोपैथिक केमिकल निकलता है। फॉर एग्जांपल दिस इज स्पीशीज ए। यहां पे क्या था? एलिलोपैथी में ये स्पीशीज ए है किसी प्लांट की, ये बी, सी या डी को एलो नहीं करने देता, चाहे बी, सी अदर प्लांट को एलो नहीं करने देता है ग्रोथ, खुद ग्रो करता है, मगर अपनी एलिलोकेमिकल से दूसरों को इनहिबिट करता है, मगर दूसरों को। ऑटोपैथी कहते हैं जिसमें मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज, इसकी कोई स्पीशीज है, इसका कोई मेंबर है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा, सिल्वर ओक। इफ यू टेक ग्रीविला रोबस्टा फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग द एग्जांपल हियर, सिल्वर ओक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोपैथी। समझ में आ गया? ग्रीविलिया रोबस्टा, ग्रीविलिया रोबस्टा, ये क्या करता है? ये एक सेक्रीट करता है, सेक्रेशन, ऑटोपैथिक केमिकल्स को कहते हैं। क्या करता है? एक सेक्रेशन, ऑटोपैथिक, उसको क्या कहते हैं हम? ऑटोपैथिक केमिकल। उस सेक्रेशन से क्या होता है? इसके अपने ही मेंबर्स, यानी कि ये वो रिलेशन है, ऑटोपैथी वो रिलेशनशिप है जिसमें स्पीशीज के अपने ही मेंबर्स अपने ही दूसरे मेंबर को एलो नहीं करेंगे। यहां पे एक प्लांट दूसरे प्लांट को एलो नहीं करता, यहां पे अपनी ही स्पीशीज के मेंबर अपनी ही स्पीशीज के दूसरे मेंबरों को एलो नहीं करते, यानी कि ये इंट्रा स्पीशीज प्रोहिबिशन है। ये इंट्रा स्पीशीज, आपस में स्पीशीज का एक ही स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज एक ही सिल्वर ओक, ये दूसरे सिल्वर ओक इस स्पीशीज के दूसरे मेंबर को एलो नहीं करेगा, अपनी ही स्पीशीज के, यानी कि इट इज इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन, दिस इज इंटर स्पीशीज कंपटीशन। एलोपैथी इंटर, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को एलो नहीं करेगी ग्रो करने को। यहां पे एक ही स्पीशीज में एक मेंबर दूसरे मेंबर को एलो नहीं करेगा, मगर स्पीशीज एक ही।
खुद ही जो अपना प्लांट होता है वो दूसरे अपने यानी कि जो इसका अपना स्पीशीज का मेंबर है अपने ही मेंबर को एलो नहीं करेगा। यहां पे क्या था, अब फर्क समझ में आ गया। एलोपैथी में एक प्लांट दूसरे प्लांट को एलो नहीं करता है ग्रो करना, इनहिबिट करता है। यहां पे एक ही स्पीशीज का एक मेंबर अपनी ही स्पीशीज के दूसरे मेंबर को एलो नहीं करता है। तो किस यहां पे एलिलोकेमिकल से जो प्रोसेस होती है, यहां पे जो केमिकल सेक्रेट होता है उसको हम कहते हैं ऑटोपैथिक केमिकल। इसको क्या कहते हैं, ऑटोपैथिक केमिकल। तो ये क्या करता है, ये अपनी ही सिल्वर ओक के दूसरे मेंबर्स को या तो जर्मिनेशन ऑफ सीड से रुकाता है, इस सेक्रेशन से। क्या रुकती है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ये रुकता है। या अगर जर्मिनेट हो गया, फॉर एग्जांपल लिटिल जर्मिनेट हो गया, तो ग्रोथ ऑफ सीडलिंग नहीं होती है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट बनाएंगे जो मैं कह रहा हूं। या ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, एक होता है जर्मिनेशन ऑफ सीडलिंग, एक होता है फिर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग जो प्लांटिंग की तरफ चलता है। ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स ये प्रिवेंट करता है, यानी कि ग्रोथ ऑफ सीडलिंग को भी प्रिवेंट करता है। किसकी स्पीशीज, अपनी स्पीशीज के अपनी ही मेंबर को। इसलिए ऑटो कहते हैं ना, खुद ब खुद, ऑटो कट हम कहते हैं, ऑटो कट है। समझ में आ गई बात। एक एलो होता है, एक ऑटो होता है। तो एलिलोपैथी जिसमें एक प्लांट दूसरे प्लांट को एलो नहीं करेगा ग्रो करने को, यानी कि जीरो माइनस ये भी दिखाता है, जीरो माइनस ये भी दिखाता है, देखा है ना, यहां जिसने किया वो जीरो और जिसको किया वो माइनस। तो यहां पे मगर क्या है, हायर प्लांट्स में ये भी हायर प्लांट्स में, मगर फर्क क्या है, फर्क ये है एलिलोपैथी में एक प्लांट दूसरे प्लांट यानी कि दूसरे स्पीशीज को एलो नहीं करता है ग्रो करने को। यहां पे एक ही स्पीशीज के एक मेंबर दूसरे अपने मेंबर को एलो नहीं करता है ग्रो करने को। समझ में आ गई बात। तो इसी तरह अगर आप देखोगे बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो ये है ऑटोपैथी, ये है ऑटोपैथी। कितनी एग्जांपल्स आ गई, 3। चौथी एग्जांपल अगर हम कहेंगे जैसे मैरीगोल्ड, टैगेट्स, उनको क्या कहते हैं, टैगेट्स। फॉर एग्जाम्पल ये स्पीशीज है टैगेट स्पीशीज मैरीगोल्ड, ये एलो नहीं, ये अलग है, इसको ऑटोपैथी के साथ नहीं, ये हो गया आप, बस ये हो गई, ये 3 चीजें हो गई। चौथी एग्जांपल इसी तरह है जिस तरह ये है, ये भी एक एग्जांपल। ये मैंने क्यों दी, क्योंकि एक मैकेनिज्म है। ये एग्जांपल एक स्पीशीज की नहीं है, एक मैकेनिज्म की एग्जांपल्स 3 है। चौथा स्पीशीज है, ये सॉइल निमेटोड्स को ग्रो करने नहीं देंगे, इसको इसके साथ ये नहीं करने, अलग एग्जांपल है सॉइल निमेटोड्स। ठीक, समझ में आ गई बात। इसी तरह 5 अगर आप देखोगे ट्राइकोडर्मा, जिस तरह हमने इसमें पढ़ा है, जो हमने ये पढ़े हैं वो जो वुड कॉकरोच या टर्माइट्स कल इसके पीछे लेक्चर में, तो अलग रिलेशन थी। यहां पे अगर आप देखोगे ट्राइकोडर्मा एक फंजस को, यानी कि फंजे जो होता है एक स्पीशीज फंजे का, जिसको हम कहते हैं एस्परगिलस। ये जो एस्परगिलस फंजे है, ये ट्राइकोडर्मा इस फंजे एस्परगिलस को ग्रो करने नहीं देगा। असल में ये जो फंजे एस्परगिलस ने, इसको टॉक्सिक फंजे कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉक्सिक फंजे। क्यों, क्योंकि ये एक टॉक्सिन सेक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं अल्फा टॉक्सिन, इसको हम कहते हैं अल्फा टॉक्सिन। और ये एक डिजीज को क्रिएट करता है, यानी कि ये कॉज एक डिजीज करता है, एस्परगिलियोसिस। यानी क्या कहा मैंने, एक फंजे एस्परगिलस होता है, वो एक टॉक्सिन अल्फा टॉक्सिन सेक्रीट करता है, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं एस्परगिलियोसिस। ये एक डिजीज है। एक्चुअली ये जो एस्परगिलस है, ये स्पोर्स जो उसको कहते हैं ना अपने स्पोर्स, जर्मिनेटिंग स्पोर्स, ये वो स्पोर्स रिलीज करते हैं, उसी स्पोर्स से ये डिजीज होती है एस्परगिलियोसिस अल्फा टॉक्सिन से, और जिसकी वजह से लिवर कैंसर हो सकता है, लिवर को कैंसर हो सकता है। तो अगर ये ट्राइकोडर्मा क्या करता है, ये अपनी सेक्रेशन या अपने इंट्रैक्शन से, जरूरी नहीं सेक्रेशन, अपनी इंट्रैक्शन से इसको ग्रो करने नहीं देगा। यानी कि इसको फायदा कुछ नहीं आया, मगर इसकी वजह से इसने ग्रो नहीं किया, फायदा इसको कुछ नहीं आया, इसने ग्रो नहीं किया। तो ट्राइकोडर्मा की वजह से फंजे, इसको भी क्या करेंगे हम, 0-। तो ये 5 मैंने जो है 5 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आपको समझाने के लिए। दिस इज विद एमेंसलिज्म।
ये एमेंसिलिज्म है। क्या है? दिस इज विद एमेंसिलिज्म। समझ में आ गई बात? एमेंसिलिज्म किसको कहते हैं? ये नेगेटिव इंटरेक्शन है, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन, क्योंकि इस वक्त हम बायोटिक फैक्टर्स पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है। इसमें हमने एक एग्जांपल दी एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में जो है इसमें भी जिस तरह उसमें प्रोटो कोऑपरेशन थी, कोमेंसिलिज्म और म्यूचुअलिज्म, इसमें भी एमेंसिलिज्म, पैरासिटिज्म एंड प्रेडिएशन, ये अलग हम पढ़ेंगे। तो एमेंसिलिज्म में एलिलोपैथी, एंटीबायोसिस, ऑटोपैथी एंड दीज टू एग्जांपल्स। ओके, मगर क्या है? 0 माइनस। वेरी गुड। देखो दूसरा ये था एमेंसिलिज्म इज ए, कैपिटल ए। नाउ कैपिटल बी, वो उसके एग्जांपल्स से एमेंसिलिज्म की जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दिखाई, उन एग्जांपल्स में आपने यही दिखा 0 माइनस। अब है पैरासिटिज्म। अगर मैं आपको कहूं क्या है दूसरा? पैरासिटिज्म। एमेंसिलिज्म, सेकंड इज पैरासिटिज्म। ओके, पैरासिटिज्म में कौन सा रिलेशन है? अगर मैं आपको कहूंगा एक गेस्ट एक होस्ट, गेस्ट खा के जाता है और होस्ट को खिलाना पड़ता है, उसको लॉस होता है, ये है रिलेशनशिप, गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप। बट आई थिंक इन्होंने जो गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप अगर एक हिसाब से देखेंगे, चलो ठीक है, मगर मुझे गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप यहाँ पे सूट नहीं होता है, क्योंकि फिर हर किसी होस्ट को गेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, कहेगा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया। ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको हम गेस्ट होस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि गेस्ट जिसके घर में आता है ना, होस्ट को ऊपर वाला अल्लाह जो बनाने वाला है, वो होस्ट को उस पर क्या देगा, वो 100% बेनिफिटेड है। मगर अब ये सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है, तो हम कहते हैं पैरासिटिज्म। इसको हम यूजुअली कहते हैं ना गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप। ये इसमें एक गेस्ट होता है जो बेनिफिट होता है और होस्ट होता है जो हार्म्ड होता है। मगर अगर हम देखेंगे, अगर हमारे घर में गेस्ट है, हमको आंखों से लगता है उसने खाना खाया, वो बेनिफिट हो गया, मगर हमें नहीं समझना हो चाहिए कि हम हार्म हो गए। इसको वहाँ अप्लाई नहीं करना कि वो पैरासाइट था, हम होस्ट थे। नहीं, हमने जो उसको खाना खिलाया, इस पे हमको अल्लाह क्या देगा, जो हमने उसको खिलाया उससे ज़्यादा हम ज़्यादा बेनिफिट होंगे, हम तो सुपर बेनिफिट होंगे उससे। कि वरना इसको पढ़ने से ना गेस्ट की नफरत हो जाएगी। समझ में आ गई बात? हाँ, तो गेस्ट की नफरत नहीं होना चाहिए, गेस्ट जो भी हो, तो गेस्ट को जितना हम सर्व करेंगे हम सुपर बेनिफिट। लगता है हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी खराब हो गई, 1000 रुपया खर्च हो गए गेस्ट पर, मगर ऐसा नहीं है। गेस्ट को सर्व करने पर जो अल्लाह इसको देता है, बनाने वाला जो इसको देता है ना, जिसे सर्व किया, उसका वो अंदाजा नहीं कर सकता है। अगर हम ये बात कहेंगे तो हम खुश हो जाएंगे गेस्ट आने पर, अगर हम ये बात करेंगे तो हमको गुस्सा आ जाएगा, हम तो होस्ट है, हम तो नेगेटिव हार्म हो गए। तो बहरहाल चलो, अब गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप यहाँ के लिए इसको कहते हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट ट्रू। I don't believe in this example. I cannot compare this with the parasitism, guest and host. ये दूसरी बात है, होस्ट को लगता है इसका कम हो गया, इसने गेस्ट को प्रोवाइड किया, मगर ये तो सुपर बेनिफिट हो गया है। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो इसमें एक अगर हम लेंगे ऑर्गेनिजम्स की बात, एक को बेनिफिट आता है, दूसरे को लॉस होता है, तो इसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। एक्चुअली कैसे होता है ये लिटिल बिट इसको एलैबोरेट करेंगे। इसके लिए कुछ एडेप्टेशंस है। ये पैरासाइट्स है ना, ये जो गेस्ट्स है, जो पैरासाइट्स है, ये जो पैरासाइट्स है, इन्होंने कुछ एडॉप्टेशंस अटेन की है इस चीज को, इसको हासिल करने के लिए। ये कैसे होस्ट इसको अच्छा, होस्ट इस गेस्ट को कैसे बर्दाश्त करता है? यहां पर अगर इसको नुकसान होता है इससे, तो ये किसको बर्दाश्त कैसे करता है? ये इसको इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि गेस्ट ने कुछ एडेप्टेशंस अटेन की है, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक एडेप्टेशंस। क्या कहते हैं? पैरासिटिक एडेप्टेशंस। पैरासिटिक एडेप्टेशंस वो एडेप्टेशंस होते हैं जिससे ये गेस्ट इस होस्ट के साथ, होस्ट से खाना लेने में या शेल्टर लेने में या बेनिफिट हासिल करने में कामयाब होता है कुछ एडेप्टेशन से। अगर वो शायद एडेप्टेशंस न होती तो होस्ट का भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि होस्ट, सीधी सी बात है, इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो हम सवाल करते हैं कि होस्ट जो है, होस्ट का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये डिफेंस मैकेनिज्म इस गेस्ट को, इस पैरासाइट को अलाउ कैसे करता है इसको नुकसान पहुंचाना? मैं कह रहा हूं इस गेस्ट ने, इस पैरासाइट ने कुछ एडेप्टेशंस को अटेन किया है,
इन एडेप्टेशंस की वजह से ये डिफेंस मैकेनिज्म को बेवकूफ बनाता है और अपना हासिल जो है अपनी चीजों को हासिल करता है। ठीक, कौन कौन सी? एक, देखो इसको हम लिखेंगे, यानी कि गेस्ट के अंदर मैंने क्या कहा, इस होस्ट के अंदर अगर डिफेंसिव मैकेनिज्म है तो ये अपने आप को लॉस करने कैसे देता है? ये क्या देख रहा होता है? नहीं, कुछ एडेप्टेशंस पैरासाइट में ही है जिसकी वजह से ये होस्ट पे अच्छे तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। एक, इसके अंदर कुछ एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, एडहेसिव कैरेक्टर है, लाइक सकर्स एंड टेंटेकल्स, यानी कि एडहेसिव पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये होस्ट के ऊपर चिपक कर रहता है, ये टेंटिकल से पकड़ कर रखता है, ये भी एक एडेप्टेशन है। दूसरी, एंजाइम रेजिस्टेंट एग्स एंड सिस्टर्स, यानी कि ये जो पैरासाइट, ये जो रिप्रोडक्शन करता है किसमें? फॉर एग्जांपल हमने कोई पैरासाइट हमारे पेट में चला गया, वो एक था, उसने रिप्रोडक्शन की कैसे? थ्रू सिस्टर्स एंड एग्स। ये जो पैरासाइट्स की सिस्टर्स एंड एग्स होते हैं होस्ट में, ये एंजाइम रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि होस्ट जो भी एंजाइम सेक्रेट करता है इनको किल करने के लिए, ये किल होती ही नहीं। जब ये सिस्टर्स एंड एग्स ऑफ पैरासाइट किल ही नहीं होंगे, ये ग्रो होंगे, सीधी सी बात है। तो ये क्या है? एंजाइम रेजिस्टेंट। क्या है? एंजाइम रेजिस्टेंट। समझ में आ गई बात? तीसरा है, इस पैरासाइट की हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये वो एडेप्टेशंस है जिसकी वजह से होस्ट को होस्ट बनाता है, शिकार बनाता है। हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि ये वो प्रॉपर्टीज है, ये वो एडेप्ट जिसकी वजह से एडेप्ट होता है, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई बात? चौथी बात, अगर वहां ऑक्सीजन मिलता भी नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई, ये एनारोबिकली रेस्पायर होता है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही दिखाता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके अंदर ऑर्गन और कुछ ऑर्गन सिस्टम होते ही नहीं है। समझ में आ गई? जैसे हम टेपवर्म हम लेते हैं इंटेस्टाइन में, उसका अपना ऑर्गन सिस्टम है नहीं, उसको चबाने की जरूरत नहीं, रेडीमेड सक करता है, तो हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, इसको वो भी नहीं चाहिए, या ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ गई बात? तो इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ एंटीजाइम्स या एंटी एंजाइम्स, क्या है? एंटीजाइम्स या कहो आप एंटी एंजाइम्स, ये इनमें सेक्रीट होता है, एंटी एंजाइम्स ये सेक्रीट होता है जिसकी वजह से होस्ट के एंजाइम्स इनको किल नहीं कर पाते। तो ये कुछ तरह की एडाप्टेशंस है इस पैरासाइट में जिसकी वजह से ये होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म से मुतासिर नहीं होता है और अपना काम करता रहता है। ठीक, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरासाइट। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पैरासाइट। ये दूसरी इंटरेक्शन है किसकी? नेगेटिव इंटरेक्शंस की। तो टाइप्स ऑफ पैरासाइट में क्या आता है? देखो बेटा, टाइप्स ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट्स की किस्में, एक होता है नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट। क्या होता है? नॉन पैथोजेनिक, यानी कि वो पैरासाइट जो इंसान के जिस्म में या ऑर्गेनिज्म में चला जाए मगर वहां कोई नुकसान नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं नॉन पैथोजेनिक। फॉर एग्जाम्पल एंट अमोबा कोलाई, एग्जाम्पल क्या है इनको याद रखना, एंट अमोबा कोलाई। ठीक, दूसरा क्या होगा अगर ये नॉन है? दूसरे किस्म के पैरासाइट्स जिसको हम कहते हैं पैथोजेनिक पैरासाइट्स विच आर हार्मफुल, पैथोजेनिक पैरासाइट्स which are harmful. For example, Antiomoeba histolytica, Leishmania, Giardia, Trypanosoma, Trichomonas vagialis. There are so many examples. For example, Giardia, Leishmania, Antiomoeba histolytica, Trichomonas vagialis, Trichomonas, Trypanosoma. These are harmful. Parasites. समझ में आ गई बात? एक होता है, अच्छा दूसरा टाइप, ये ऑन द बेस ऑफ पैथोजेनिसिटी। अब है ऑन द बेस ऑफ रेजाइडिंग कैरेक्टर, यानी कि रहना, कितनी देर पैरासाइट रहता है, कितनी देर।
एक पैरासाइट होता है जो थोड़ी देर ऑर्गेनिज्म में रहता है, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो, वो क्या जिंदगी भर चिपक कर ही रहता है, लीच, बेड बग, इनको हम कहते हैं टेम्पररी या इंटरमिटेंट पैरासाइट। ये है ऑन द बेस ऑफ पैथोजेनिसिटी। ये क्या है? on the base of stay, on the base of that means on the base of residing property, यानी कि reside कितनी देर बैठता है, how long it would be with the host, the parasite। एक होता है intermittent, क्या होता है? intermittent, या हम इसको कहेंगे temporary parasite। ये types of parasites हम पढ़ रहे हैं। इसमें bed bug फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल, इसमें लीच, इसमें मॉस्किटो। समझ में आ गई बात? अच्छा, चौथा अगर मैं कहूंगा, इसके अपोजिट में क्या आएगा? परमानेंट पैरासाइट। क्या गया? परमानेंट पैरासाइट। परमानेंट पैरासाइट्स। बताओ, अगर मैं कहूंगा परमानेंट पैरासाइट में आप क्या लिखोगे? एस्कैरिस है, टीनिया सोलियम, टीनिया सेटी, यानी कि टीनिया, एस्कैरिस है, एस्कैरिस है, टीनिया है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये देते हैं होस्ट में, टीनिया, प्लाज्मोडियम। अच्छा, एक बात बता मुझे प्लाज्मोडियम की बात। देखो, प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो ही लाता है, मॉस्किटो और दोनों पैरासाइट है, ठीक, मगर मॉस्किटो थोड़ी देर बैठता है और प्लाज्मोडियम अंदर बहुत टाइम बैठता है। देखो इंटरमीडिएट में मैं क्या लिखा? मॉस्किटो थोड़ी देर बैठता है, जिसको ये लाता है वो बहुत टाइम में बैठता है, मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ साइकिल वो होस्ट में ही पूरा करता है। तो इसलिए मॉस्किटो इसमें आएगा, ये कम टाइम बैठता है होस्ट के साथ, मगर जिसको ये लाता है वो बहुत टाइम बैठता है होस्ट के साथ। इसी तरह ट्रिपैनोसोमा, देखो यहां पे ट्रिपैनोसोमा दो जगह है, यहां भी, मगर यहां पे ट्रिपैनोसोमा है ऑन द बेस ऑफ पैथोजेनिसिटी, यहां पे ट्रिपैनोसोमा है ऑन द बेस ऑफ हाउ मच टाइम इट स्पेंड्स विद द होस्ट। एक ही ऑर्गेनिज्म दो जगह आ सकता है जब हम क्लासिफिकेशन को अलग करें। समझ में आ गई बात? अच्छा, पांचवा टाइप है, पांचवा और छठवा टाइप किस पे होगा? और एक टाइप है ऑन द बेस ऑफ साइट ऑफ इंटरेक्शन। सम पैरासाइट्स विच लिव on the outer surface of the host, which shows interactions on the outer surface of the this host. These are called ectoparasites. What are ectoparasites? Ectoparasites are those parasites which live outside of the host. Okay, for example lice है, वो देखो इसमें भी रिपीट हो जाएगा, लीच है, मॉस्किटो आ गया, फिर मॉस्किटो है, सैंड फ्लाई है, ये क्या है? एक्टो। मॉस्किटो देखो आ गया, फिर यहां पे मॉस्किटो है टेम्पररी की बुनियाद पर, यहां पे मॉस्किटो है एक्टोपैरासाइट की बुनियाद पर। एंडोपैरासाइट्स, एंडो में कौन आ जाएगा? अगर मैं कहूंगा एंडोपैरासाइट, क्या एंडोपैरासाइट में आप ये नहीं लिख सकते हुकवर्म, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक? हुकवर्म क्या है? हुकवर्म, ब्लड फ्लूक, लिवर फ्लूक। हुकवर्म, ब्लड फ्लूक, लिवर फ्लूक। तो इसको आप एक्टोपैरासाइट लिख सकते हैं, ठीक है? ये एंडोपैरासाइट्स, ये एक्टोपैरासाइट्स, ये भी एक एग्जांपल है। अच्छा, ये आपने लिखा, इसको आप लिखना, रिपीट करके इसको लिखना, फिर ये हो गए 6। इसके बाद ये हो गए ABCDEF, ठीक, 6 आ गए। जी हम लिखेंगे, एक हो गए होलो पैरासाइट्स, एक हो गए हेमीपैरासाइट्स। होलो पैरासाइट्स, क्या हो गए होलो पैरासाइट्स? होलो मींस होल, पैरासाइट मींस पैरासाइट। होलो पैरासाइट मींस वो रिलेशनशिप है जहां पे पैरासाइट मोस्ट ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट और ऑल इट्स रिक्वायरमेंट फुलफिल्स फ्रॉम द होस्ट। इसको क्या कहते हैं? यानी कि समझ में आ गई बात? तो यूजुअली इसमें एग्जांपल आएंगे सारे एनिमल के एंडोपैरासाइट्स। जो एंडोपैरासाइट्स अभी लिखे ना अंदर में, वो बाहर क्या करेंगे? देखो एंडोपैरासाइट्स वो है जो इनसाइड है, जैसे हमने लिखा अभी हुकवर्म, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, ये क्या है? एंडोपैरासाइट्स, इनसाइड रहते हैं।
मगर क्या इसमें ये नहीं आएंगे होलो पैरासाइट्स? जब ये इनसाइड रहते हैं तो सारा काम होस्ट से ही करवाते हैं, क्योंकि अभी अंदर है। तो एक एग्जाम्पल में वो आएंगे एंडोपैरासाइट्स में, वही एग्जाम्पल्स आप हुकवर्म, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक इसमें भी लिख सकते हो। एनिमल एंडोवर्म, मैं लिखूंगा इसको एनिमल एंडोपैरासाइट्स, ऑल एनिमल एंडोपैरासाइट्स। समझ में आ गई बात? अगर हम एंडो के हिसाब से देखेंगे तो जैसे हमने कहा कि हुकवर्म, ब्लड फ्लूक, लिवर फ्लूक, ये आएंगे एंडोपैरासाइट। जब हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन इनसाइड आउटसाइड, तब आएंगे लिवर फ्लूक को मैं कहूंगा, या हुकवर्म को कहूंगा मैं इट्स एन एंडोपैरासाइट। व्हाई? बिकॉज इट लिव्स इनसाइड द होस्ट। जब मैं कहूंगा होलो पैरासाइट और हेमीपैरासाइट में क्या है, आपको कि जब व्हेन इट लिव्स इनसाइड द होस्ट, दैट मींस ये सारी होस्ट से ही अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो होलो पैरासाइट में आएगा ऑल एनिमल एंडोपैरासाइट्स, ऑल मोस्टली और लिखा मोस्टली एनिमल एंडोपैरासाइट्स आते हैं। और प्लांट पैरासाइट्स में कैस्केटा एंड रेफ्लिशिया। प्लांट पैरासाइट्स में क्या कौन सा? कैस्केटा एंड रेफ्लिशिया, ये आएंगे होलो पैरासाइट्स। ठीक। हेमीपैरासाइट्स, GH, हेमीपैरासाइट हो गया जो हाफ रिक्वायरमेंट होस्ट से करता, हाफ खुद करता है। हेमी है ना, हेमी पैरासाइट, ये पैरासाइट है हेमी, खुद भी आधा कमाता होगा। ये जो दूसरों पर डिपेंड करना है, इसको पैरासाइट कहते हैं। इसका पैरासाइटिक नेचर होल है, सारा होस्ट से ही करेगा, तो उनको कहेंगे ये होली एंड सोली पैरासाइट है। ये हाफ पैरासाइट है, हाफ ही खुद भी करता है। समझ में आ गई बात? जैसे निस्कम, सेंटैलम, समझ में आ रहा है बेटा? ये कौन सी एग्जांपल्स में दे रहा हूं? इस तरह लोरेंथस प्लांट स्पीशीज है। ये क्या है? ये हेमीपैरासाइट है। ठीक। अच्छा, अगर मैं अब कहूंगा आई कंप्लीट रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, यानी कि होलो पैरासाइट और हेमीपैरासाइट, ये मैंने जनरल दिए, इसको मैं यहां एलॉबरेट कर सकता हूं। ये मैंने दिए होलो पैरासाइट, फुल्ली पैरासाइट, मगर अभी दो किस्म के हैं, स्टेम पैरासाइट और रूट पैरासाइट। ये भी दो किस्म के हैं, स्टेम पैरासाइट, रूट पैरासाइट। क्या मतलब? आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे होलो पैरासाइट, होलो हो गया ना पूरा। यहां पे और एक एग्जांपल बन सकती है, कंप्लीट भी इसको लिखेंगे कंप्लीट पैरासाइट, इसको लिखेंगे हम पार्शियल पैरासाइट। अगर होलो और हेमी बजाय क्या लिखोगे आप? होलो के बजाय लिख सकते हो आप कंप्लीट पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट। अब मैं लिखूंगा कंप्लीट रूट पैरासाइट, कंप्लीट रूट पैरासाइट, और जी यहां पे लिखूंगा पार्शियल रूट पैरासाइट, रूट पैरासाइट। इसी तरह यानी कि कंप्लीट रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट। समझ में आ गई बात? इसमें लिखो इसका रेफ्लिशिया, ये रेफ्लिशिया जो है ना यहां पे लिखा कंप्लीट, मगर ये क्या है? रूट पैरासाइट। ये अलग एग्जांपल भी बन सकती है। रेफ्लिशिया क्या है? और यहां पे क्या लिखा है हमने हेमी पैरासाइट में? सेंटैलम लोरेंथस, सेंटैलम है इसमें रूट। यानी कि अगर हम कॉमनली लिखेंगे कि भाई बताओ कंप्लीट पैरासाइट्स कौन है, चाहे स्टेम है रूट है, वो ये है। अच्छा, हेमी पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट्स कौन है? वो ये है। अब मैंने अलग करके भी लिखे, कंप्लीट है, होल है, मगर रूट, फिर रेफ्लिशिया आ गया बस। इसी तरह GHI में कहूंगा, जे है के, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, कैस्केटा लिखना। ठीक, क्या लिखोगे? कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, कैस्केटा लिखना, और पार्शियल स्टेम पैरासाइट लोरेंथस लिखना। इसको क्या लिखोगे? कैस्केटा लिखना, L, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, इसको लोरेंथस लिखना। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो इसको लोरेंथस लिखना। ठीक। तो इसी तरह एक एग्जाम्पल ये है, ये कहां तक? L तक। M को मैं अगर कहूंगा क्लिप्टोपैरासिटिज्म, क्या है? क्लिप्टोपैरासिटिज्म। एक मिनट बेटा, ये जो क्लिप्टो है, जैसे जकाल, वल्चर है, ये पायरेट करते हैं फूड, किसका? लाइन का, टाइगर का,
अदर प्रीडेटर्स का, जो प्रीडेटर्स है उनके फूड को ही लेते हैं, यानी कि उनके फूड पर भी पैरासाइट बनते हैं। इसको हम कहते हैं क्लिप्टोपैरासाइटिज्म। यानी कि ये जो खाने वाले प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स जो होते हैं ना, जो प्रीडेट करते हैं, जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो खाना खाते हैं, उनके उसको पायरेट करते हैं। कौन? जैसे हाइना है, फॉक्स है, इसी तरह सॉरी हाइना है, वल्चर है, जैकॉल है, तो ये पायरेट करते हैं प्रीडेटर्स को, यानी कि ये पायरेट फूड करते हैं फ्रॉम प्रीडेटर्स। जो प्रीडेटर से फूड पायरेट करे, तो यानी कि वहां से फूड ले, उसको हम कहते हैं क्लिप्टोपैरासाइटिज्म। खुद तो इनकी टांगे नहीं हैं खाने की, मगर प्रीडेटर जो फूड खाते हैं, समझ में आ गई, जो पायरेट करते हैं फ्रॉम टाइगर या अदर प्रीडेटर्स से, तो उसको हम कहते हैं क्लिप्टोपैरासाइटिज्म। समझ में आ गई बात? क्या कहते हैं? क्लिप्टोपैरासाइटिज्म। समझ में आ गई बात? तो इसी तरह और एक JKLMN हाइपर पैरासिटिज्म। अगर मैं आपको कहूंगा हाइपर पैरासिटिज्म किसको कहेंगे? ये क्लिप्टोपैरासिटिज्म है। हाइपर क्लिप्टोपैरासिटिज्म किसको कहते हैं? क्लिप्टोपैरासिटिज्म कहते हैं इट रेफर्स टू द पायरेसी ऑफ फूड। दैट मींस दे पायरेट फूड फ्रॉम लायन, टाइगर एंड अदर प्रेडिएटर्स। व्हाट आर द एग्जांपल्स? जैसे जैकॉल है, मैंने अभी कहा, वल्चर है या हाइना है, तो ये पायरेट करते हैं फूड फ्रॉम द प्रेडिएटर्स। इसको कहते हैं क्लिप्टोपैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म किसको कहते हैं? हाइपर पैरासिटिज्म, हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट को खाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं इरेज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफॉज। बैक्टीरिया खुद है पैरासाइट, ठीक? तो बैक्टीरियोफॉज, बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया किसी को इन्फेक्शन करते हैं, मगर वायरसेस ये वो चीज है जो इस बैक्टीरिया को भी खा लेते हैं। हालांकि बैक्टीरिया बजाय खुद एक पैरासाइट है, तो इस बैक्टीरिया को जो ऊपर से खाने वाले होते हैं उनको कहते हैं बैक्टीरियोफॉज। तो ये बैक्टीरियोफॉज क्या है? पैरासाइट ऑफ पैरासाइट, बैक्टीरियोफॉज। इसी तरह माइकोफॉज, वो फौज जो किसको? वो फौज जो फंजे को, बैक्टीरियोफॉज मींस वो फौज वायरस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। अच्छा, फंजे ये भी पैरासाइट है, मगर जो फंजे को भी खाता है वायरस, उसको कहते हैं माइकोफॉज। So bacteriophage and mycophage are the parasites of the parasites. These are usually parasites. They kill parasites. So parasites of the parasites. ठीक है? So this was about the parasitism. C. 2. One was first example. First negative interaction was. हम negative interactions पढ़ रहे हैं. Negative interactions में पहला amensalism. Amensalism. 0 minus. Parasitism. माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस। इसमें हमने फिर पूरा दिखाया, एलिलोपैथी दिखाया, एंटीबायोसिस, ऑटोपैथी दिखाया, बाकी चीज़ वो सारी इसको डिनोट करती है। इसी तरह पैरासिटिज्म, ठीक? तो आगे हमको पढ़ना है जो है प्रीडिएशंस, तो इंशाल्लाह वो आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल दैट वी हैव टू गो थ्रू दिस लेक्चर्स वेरी वेरी थॉरोली. 10 lectures are starting from the lecture. If interactions, I have started interactions only from the lecture number 9 and 10. These are regarding the interactions. अभी interactions पढ़ना बाकी है, तो तब तक के लिए इसको पूरा थॉरोली जाइए, अच्छे तरीके से जाइए। तो जब तक हम दूसरे लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ जाना ज़रूरी है। इसके अगर एक बार समझ में नहीं आएगा तो बार बार आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं in order to understand it very nicely and practice it. Make a note of it in your own words so that at the time of when you are appearing in the examinations or you have to appear in the examinations, that time it would be very easy for you to understand these points if you make a note of it. Okay, till that, take care. Khuda Hafiz.